Hello everybody, I'm your educator Priyanka and welcome to Unacademy. All right, let's continue our series जिसके अंदर हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे थे. So let's carry on. तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर हमने सबसे पहले कंबस्शन, फिर ऑक्सीडेशन, देन सब्स्टिट्यूशन पढ़ा. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन यानी कि कुछ ऐड करना. किसमें ऐड करना? कहाँ पे कोई आप चीज ऐड कर सकते हैं जहां पे रूम हो, स्पेस हो, जगह हो ऐड करने की. तो कहाँ है जगह ऐड करने की? तो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है. तो 4 में से अगर उसने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, 2 कार्बन एटम्स के बीच में कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, तो वहां पे हम उन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ के और ज्यादा हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं. सो ये रिएक्शन जो है ये कौन देता है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, राइट? सो द रिएक्शन इन विच the reactions in which the reactant molecule is added to another reactant molecule to form a product are known as addition reaction. Unsaturated hydrocarbons कौन देता है? Unsaturated hydrocarbons such as alkenes and alkynes. कौन होते हैं unsaturated hydrocarbons? Alkenes and alkynes undergo addition reaction. For example, unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of a catalyst की presence में ये काम करते हैं, such as nickel, platinum और palladium. ठीक है, कैटलिस्ट की जरूरत होती है इस रिएक्शन को कराने के लिए और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की भी, राइट? तो ये क्या करते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड है. तो ये वाला एक डबल बॉन्ड टूटेगा किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट, निकल की प्रेजेंस में और हीट में. 250 डिग्री सेल्सियस लगभग ये टेम्परेचर होता है, राइट? तो इथीन का जो डबल बॉन्ड कार्बन है, ये डबल बॉन्ड जो बना हुआ है, दिस इज गोइंग टू ब्रेक. ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना रहेगा, जो डबल बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा और वहां पे जो है आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा. ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी CH2 है, इधर CH2 है. तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, निकल हीट की प्रेजेंस में प्लस हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन है ये जाके यहाँ अटैच हो जाएगी. तो आप देखिए इसके बीच में इस तरीके से ये 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद दोनों कार्बन को अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए. तो उन इलेक्ट्रॉन्स में एक कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाया और दूसरे कार्बन ने भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करी. ऑल राइट, सो इसी तरह से आप इथाइन में भी देखेंगे. आप इसको 1 स्टेप में भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके एक एक हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं. तो आप यहाँ देखिए इथीन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ हुआ तो यहाँ पे कंप्लीट सैचुरेशन हो गया और यहाँ पे आप देखिए इथेन बन गई. तो हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करें, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें. इसी चीज को हम अगर हाइड्रोजनेशन कहते हैं, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन. यही चीज कमर्शियली वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर भी होती है. वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं? वनस्पति घी. इनके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऑयल्स जो हैं वो उनके अंदर लिक्विड फॉर्म में ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं. इनके अंदर अब डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है. जो हम रैंसिडिटी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर, ऑयल्स रैंसिड हो सकते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है. और इसी ऑक्सीडेशन, इसी रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है और उन वेजिटेबल ऑयल्स को जो है वनस्पति घी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. आपने नाम सुना होगा अलग अलग वनस्पति घी का, राइट? मैं यहाँ पे उस का प्रमोशन नहीं कर सकती, बट ये आपने नाम सुना हुआ है, जैसे डालडा, रथ, ऐसे करके वनस्पति घी आते हैं, राइट? और यहाँ पे उनका हाइड्रोजनेशन करा देते हैं और उनको वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अब सवाल ये उठता है ये क्यों कराया गया? इसलिए कराया गया क्योंकि अब आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में उस कंपाउंड को कन्वर्ट कर दिया है. ऐसा करने से उसकी लॉन्जिटिविटी यानी कि लंबे समय तक वो काम कर सकता है, लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है. तो तेल में बनी हुई चीजें, वेजिटेबल ऑयल्स में बनी हुई चीजें जल्दी खराब होंगी एज कंपेयर टू वनस्पति घी.
राइट तो इसीलिए वो ज्यादा लंबे समय तक चलेंगी, उसका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होगा, दैट इज व्हाई इट अंडरगोज हाइड्रोजनेशन एंड दिस becomes commercially important, hydrogenation of oils. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं some important carbon compounds. तो कुछ important carbon compounds की बात करेंगे, उसके अंदर सबसे पहला मेंबर है सबसे पहला कार्बन कंपाउंड है इथेनॉल. इथेनॉल क्या होता है? ड्रिंकिंग अल्कोहल. यस, we are talking about the alcohol that is being consumed everywhere which is known as ethanol or ethyl alcohol. तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए C2H5OH. कॉमनली इट इज नोन एज इथाइल अल्कोहल, ethyl alcohol, and this is the same as the drinking alcohol that we are talking about. Properties of ethanol, physical properties की बात करें तो इथेनॉल जो है वो कलरलेस लिक्विड है और लोगों को उसकी स्मेल जो है प्लेजेंट लगती है, राइट मुझे तो स्मेल बदबू आती है, बट यस प्लेजेंट स्मेल लगती है. दिस प्लेजेंट स्मेल इज अकॉर्डिंग टू द वेरियस कंपाउंड्स, ठीक है, लोगों के हिसाब से नहीं है, इट इज अकॉर्डिंग टू द वेरियस कंपाउंड्स. जो बहुत ज्यादा खराब स्मेल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इसकी स्मेल जो है वो प्लेजेंट स्मेल होती है, राइट. इथेनॉल बॉइल्स एट 351 केल्विन. इट इज मिक्सेबल विद वाटर. वाटर के अंदर किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोवेलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर आयंस नहीं है. इट इज न्यूट्रल टू लिटमस. OH देख के अगेन यहाँ पे आप आयंस की तरफ या उसकी लिटमस एक्टिविटी की तरफ मत चले जाइएगा. OH स्टैंड्स फॉर अल्कोहल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. चलिए आगे बढ़ते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इथेनॉल की. इथेनॉल किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस करता है? पहली रिएक्शन जो देगा वो है कंबस्टन रिएक्शन. ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर कंबस्टेबल है तो उसका कंप्लीट कंबस्टन होने के बाद प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. चलिए, और बहुत सारी हीट एंड लाइट रिलीज होगी. इथेनॉल बर्न्स इन एयर विद अ ब्लू फ्लेम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो इथेनॉल का कंबस्टन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, हीट एंड लाइट बनती है, स्पिरिट लैंप्स में यूज होता है. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे ऑक्सीडेशन की तरफ. तो ऑक्सीडेशन के अंदर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी इथेनॉल का रिएक्शन पढ़ा था, राइट. हमने क्या देखा था? क्रोमिक एनहाइड्राइड. क्रोमिक एनहाइड्राइड, ये क्रोमिक CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड है और इसका मिक्सचर किसमें? ग्लेशियल एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड के अंदर इसको मिक्स करके जब हम रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल के साथ तो इथेनॉल जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. ये कन्वर्जन की बात हमने करी थी. क्या है? अल्कोहल से आपने एल्डेहाइड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में. ये रिएजेंट जरूरी है, रिएजेंट बदलेंगे तो कंपाउंड बदल जाएगा. अगला देखिए, इसी बात को एक्सप्लेन मोर, विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट मोर इन द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट रिएक्शन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक potassium dichromate or alkaline KMnO4, either of them. Potassium dichromate with sulfuric acid or alkaline KMnO4, potassium permanganate. All right. तो अगर आप इथेनॉल पे अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इथेनोइक एसिड मिल जाता है, ठीक है. तो अल्कोहल से आपने एसिड में कन्वर्ट कर लिया है, किसकी प्रेजेंस में? इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में. सो रिएजेंट इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा रिएजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारा प्रोडक्ट डिसाइड होता है कि वो किस तरीके से रिएक्शन करवा रहा है. ऑलराइट, मूविंग फर्दर. रिएक्शन विद सोडियम. Ethanol reacts with sodium to produce hydrogen gas and sodium ethoxide. So सोडियम के साथ ये यहाँ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ से ये हाइड्रोजन को लिबरेट कराएगा, just like acids. Just like acids. जैसे सोडियम एसिड्स में से हाइड्रोजन लिबरेट कराता है वैसे ही सोडियम इथेनॉल में से भी हाइड्रोजन लिबरेट कराएगा और प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम इथऑक्साइड. क्या बोलते हैं हम इसको? C2H5O माइनस. इस आयन को आप बोलते हैं नेगेटिव आयन है, इसको हम बोलते हैं इथॉक्साइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इथॉक्साइड. क्या बोलते हैं? इथॉक्साइड.
तो ये इथॉक्साइड जिस भी मेटल के साथ कंबाइन करेगा उस मेटल का इथॉक्साइड बन जाएगा, राइट। तो इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, क्योंकि ये सोडियम मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है। सो सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम एंड अ पॉप साउंड, ये उसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, पूछा गया एनसीईआरटी में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक नए क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। इन क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम एस्टर्स बोलते हैं। नाउ एस्टर्स आर व्हाट, दे आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। पहले हम देखते हैं रिएक्शन क्या हो रही है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। रिएक्शन डेफिनेशन आती है 1 नंबर की, राइट। चलिए तो एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स पहले मैं आपको एस्टर समझा देती हूँ। एस्टर आपको फ्रूट्स में से खुशबू आती है, आप सारे फ्रूट्स को उनकी खुशबू से पहचान सकते हैं। आप बनाना को उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं, आप एप्पल को उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं, आप ऑरेंज को उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं। यस और नो? यस। क्यों आती है वो खुशबू, क्यों पहचान सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर वही एक एस्टर, अपना अपना एक एस्टर प्रेजेंट होता है, एक स्पेसिफिक एस्टर प्रेजेंट होता है। तो बनाना में एक अलग स्पेसिफिक एस्टर होगा, ऑरेंज में एक अलग स्पेसिफिक एस्टर होगा, एप्पल में एक अलग स्पेसिफिक एस्टर होगा। तो जो फ्रूट लाइक स्मेल होती है, उसी फ्रूट लाइक स्मेल किस वजह से होती है, इन एस्टर्स की वजह से होती है। और उसी स्मेल को हम स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस या फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं, राइट। इन सब्सटेंसेस को इनकी खुशबू से ही पहचाना जाता है, ठीक है। तो क्यों पहचाना जाता है, क्योंकि अगेन हमने इनके क्लास ऑफ कंपाउंड्स को क्या कहा, एस्टर्स, और कैसे समझाया, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। सो अभी हमने बहुत खतरनाक स्मेलिंग सब्सटेंसेस की भी बात करी थी जब हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करी थी। फिर अभी हमने अल्कोहल की बात करी, तो वो एक प्लेजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस है, इसको हमने क्या कहा, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कहा एस्टर को, राइट। सो नाउ दीज आर स्वीट, मीठी मीठी फलों की खुशबू आती है, फ्रूट लाइक स्मेलिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। होता कैसे, चलिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ध्यान से देखिए RCOOH, और अल्कोहल ROH, यहां पे रिएक्शन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा, अल्कोहल से H निकलेगा, राइट। और ये दोनों निकल के वाटर बनाएंगे, HOH, वाटर बना रहे हैं, देखिए वाटर बन रहा है। और यहाँ पे ये OR जो है, ये जाके इस जगह पे जहां से ऑक्सीजन हटेगा उस जगह जाके अटैच हो जाएगा। देखिए किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ देखिए इतना पार्ट यही एसिड में से RC डबल बॉन्ड O बचा था, OH हटने के बाद, और उसमें कौन आके अटैच हो गया, OR, ये अल्कोहल से आके अटैच हो गया। ये एसिड से आया और ये अल्कोहल से आके अटैच हो गया। अब नाम कैसे देंगे, इसका नाम कैसे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल से ये एल्काइल ग्रुप आ रहा है। देखिए अब देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की हम बात करते हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन में एडेड है वहीं से काउंट होगा। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, कहाँ से, एसिड से। अब इसके पीछे कितने भी कार्बन है यहाँ R के फॉर्म में, तो यही फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्केनोएट। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O माइनस RCOOR, ठीक है। इसको मैं यहाँ R लिख देती हूँ। तो ये वाला आपका कहलाता है एल्केनोएट ग्रुप, और अल्कोहल से जितने कार्बन आ रहे हैं उससे बनेगा आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ठीक है। यस, ऑलराइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ध्यान से देख लीजिए इसको दोबारा से। RCOOR, ये दो हिस्सों को से जुड़ के बना, एसिड से आया RC डबल बॉन्ड O, अल्कोहल से आया OR, और ये दोनों आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद ये एक आइडेंटिटी बन गया जिसका नाम था एस्टर। अब इस एस्टर को जब हम नाम देते हैं तो हम RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं एल्केनोएट ग्रुप,
और जो बच गया R है जो कि कहाँ से, अल्कोहल से आया था, उसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप को जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो एल्काइल ग्रुप को हम कहाँ लिखते हैं, प्रीफिक्स में, और फंक्शनल ग्रुप को कहाँ लिखते हैं, सफिक्स में, राइट। तो इसीलिए इसका नाम आएगा ऐसे, ऐसे नाम लिखेंगे आप इसका, एल्काइल एल्केनोएट। अल्कोहल से आए हुए कार्बन्स एल्काइल ग्रुप में आएंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड से आए हुए कार्बन्स का नंबर आप यहाँ एल्केन OH में लिख देंगे। कैसे करेंगे अभी बात करते हैं। चलिए, when ethanol reacts with ethanoic acid in presence of concentrated sulfuric acid, ethyl ethanoate and water are formed। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, देखिए ये एसिटिक एसिड, ये ऊपर लिखी हुई है रिएक्शन, पर आप यहां देखिए, अब इथेनॉल C2H5OH, इसको मैं अगर फ्लिप करके लिख दूं, OH इधर लिख दूं, और ये हो गया आपका C2H5। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करेगा, डिहाइड्रेशन का काम करता है, H2SO4 डिहाइड्रेशन का काम करता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल निकाल के ले जाएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, ध्यान से देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल आएगा यहां से, OH एंड H, HOH बन गया, वाटर बन गया, देखो ये वाटर निकल गया। अब रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बना, देखना ध्यान से, एसिड से, ये कौन सा एसिड है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, और इसका नाम है इथेनॉल। अब देखो एसिड से क्या आ रहा है, एसिड से आ रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, और अल्कोहल से क्या आ रहा है, अल्कोहल से आ रहा है OC2H5। ठीक, अब हम जब नाम देंगे इसको, ये बन गया आपका एस्टर, दिस क्लास ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एस्टर। नाम देते वक्त अब इस वाले ग्रुप को आप बोलेंगे एल्केनोएट, और इस वाले ग्रुप को आप बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। क्लियर है, ठीक है, इसको बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। नाउ अब नाम लिखें, एल्काइल ग्रुप कहाँ आता है, पहले आता है, ठीक है, नाम ये तो हम सीख चुके हैं नोमेनक्लेचर में, ठीक है। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले प्रीफिक्स, एल्काइल ग्रुप किसमें फॉल करेगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, दैट इज प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स सबसे पहले, कितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप है बताओ, इथाइल, 2 कार्बन का, इथाइल, इथाइल। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, वो यहाँ आप एल्केन O8, एल्क कितने कार्बन है बताओ, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इथ, दोनों कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए एन, ये देखो इथ एल्क एन, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने किस तरह के बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से, सो इसलिए इथ एन। फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, तो ई हटेगा, एन का ई हटेगा। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एस्टर है, तो एस्टर के लिए हम फंक्शनल ग्रुप क्या लगाते हैं, O8, क्या लगाते हैं, O8 फॉर एस्टर, ठीक है। तो यहाँ लग गया इथेन O8, तो इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट। यही पढ़ के आए हो पिछले पेज पे, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको तोड़ के ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस एंड दस्ट आर यूज्ड टू मेक इन परफ्यूम्स, सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एक्सेट्रा। बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स, वनीला आइसक्रीम आप खाते हैं, ऐसे बहुत सारे आप आइसक्रीम्स एंड ऑल खाते हैं, बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स आप डालते हैं, उन सब के अंदर एस्टर्स काम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप सिर्फ अल्कोहल पे सल्फ्यूरिक एसिड डालें, ठीक है, उसका रिएक्शन कराएं एट 443 केल्विन, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम याद रखिए क्या है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना। तो वो फिर से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा। एक ये OH गया, ये OH गया, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन चली जाएगी, तो कितनी रह जाएगी, 1, है ना। तो 2 कार्बन है और टोटल हाइड्रोजन कितनी रह जाएंगे, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, और उधर 3 है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन, तो बराबर से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कार्बन में, और कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑलराइट, तो आपने क्या देखा यहाँ, इथेनॉल पे अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं एट 443 केल्विन, तब डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है,
और यहाँ पे एल्कीन बन जाते हैं। तो अल्कोहल से आपने इन रिएजेंट्स एंड इस टेम्परेचर पे एल्कीन बनाना सीखा। अल्कोहल से आपने एल्कीन बनाने का तरीका सीखा, ठीक है, राइट। द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मे बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग agent because it removes water from ethanol. I hope it is clear. It is very very simple. बहुत सिंपल है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, हाइड्रोजन बराबर से डिस्ट्रीब्यूट कर दे हैं तो बन गया है एल्कीन, राइट, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकालने से। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अल्कोहल के साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहला डीनेचर्ड अल्कोहल। अल्कोहल बहुत ज्यादा अल्कोहल जो है वो एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसे यूज किया जाता है और अल्कोहल का एज अ बेवरेज भी इस्तेमाल होता है। बेवरेज तो नहीं कहेंगे, हार्ड ड्रिंक, ओके। सो एज अ हार्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा इस्तेमाल, कंजम्पशन होता है। सो उसका मिसयूज रोकने के लिए इंडस्ट्रीज में अल्कोहल बहुत ज्यादा, लाइक पेंट इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो वहां पे उसका मिसयूज रोकने के लिए उसको डीनेचर करा जाता है। डीनेचर का मतलब जो पीने लायक ना रहे, जो कंजम्पशन के लायक ना रहे, वो पॉइजनस कर दिया जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं? टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, द अल्कोहल सप्लाइड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस इज rendered unfit by mixing it with some poisonous substances like methanol, pyridine and copper sulfate। या तो मिथेनॉल या फिर पायरिडीन या कॉपर सल्फेट, सब कुछ नहीं डाल देते, इनमें से कोई भी एक चीज डाल दी जाती है और इस डीनेचर्ड अल्कोहल का कलर जो है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। एंड इट इज नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल। कलर इसका ब्लू कर दिया जाता है ताकि आप देख करके डिस्टिंग्विश कर सकें, देख करके डिस्टिंग्विश कर सके, देख करके बता सके कि ये अल्कोहल डीनेचर्ड अल्कोहल है। पीना तो नहीं पड़ेगा ना, देखना इसीलिए बता देते हैं, ठीक है। पी लिया किसी ने तो फिर चलिए आखिरी चीज पिएगा वो कोई, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट किसे कहते हैं? इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। अलग अलग यूसेज में आता है, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं हम अल्कोहल के अंदर सिर्फ 5% वाटर हो, राइट। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 100% अल्कोहल, प्योर अल्कोहल, ठीक है। एंड इट इज वेरी वेरी लीथल, वेरी वेरी लीथल, राइट। प्योर अल्कोहल, 100% of alcohol is called as absolute alcohol. Next is par alcohol. पार अल्कोहल मतलब जो पार जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए ऐसे अल्कोहल को हम बोलते हैं पावर अल्कोहल। और उसके अंदर होता क्या है? 80% पेट्रोल एंड 20% अल्कोहल, ठीक है। 20:80 यानी कि परसेंटेज की हम बात करें तो 20% जो है आपका अल्कोहल होता है और 80% जो है लगभग रफली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रफली 80% जो है वो पेट्रोल होता है और ये एक क्लीन फ्यूल है, कंजम्पशन, इसीलिए ये बहुत सारी एनर्जी देता है। अच्छा, डायरेक्टली इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है नॉर्मल फ्यूल से। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्कोहल को मिक्स तो किया जा रहा है लेकिन अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली मिक्स ही नहीं होता पेट्रोल के साथ, तो एक और रिएजेंट यूज किया जाता है, थर्ड सॉल्वेंट, दैट इज बेंजीन और ईथर, सो दैट यहाँ पे दोनों चीजें आपस में मिक्स हो जाएं। ऑलराइट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं, uses of ethanol. Now ethanol is a constituent of beverages like beer, wine, whiskey and other liquors. तो लिकर का पार्ट होता है अदर बेवरेजेस का। इथेनॉल इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज वुंड्स एंड सिरिंजेस। तो स्पिरिट को आपने देखा होगा, डॉक्टर्स जो हैं वुंड्स को पहले क्लीन करते हैं स्पिरिट से, इट इज दैट ओनली इथेनॉल, रेक्टिफाइड स्पिरिट। फिर इसे हम एंटी फ्रीज की तरह इस्तेमाल करते हैं। एंटीफ्रीज क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफी लो होता है, जब उसे हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं और गाड़ियों में एज अ कूलेंट यूज करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी नीचे चला जाता है, दैट इज वाई वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है उसका, राइट, देन दैट ऑफ वाटर। So it is used in radiators or of vehicles in cold countries. Cold countries के अंदर radiators के अंदर उसको as a coolant इस्तेमाल करते हैं। What? किसको? Antifreeze की तरह, mixture of alcohol and water, ताकि वो फ्रीज नहीं हो, ताकि जब आप वाटर को एज अ कूलेंट यूज करते हैं गाड़ियों में, कार्स में,
व्हीकल्स में, ठीक है। तो वाटर की जगह कोल्ड कंट्रीज के अंदर उस एंटी फ्रीज को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, डाइज, मैंने आपको बताया था बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम में आता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो पेंट्स, डाइज, मेडिसिन, सोप, सिंथेटिक रबर, सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल is prepared in pharmaceutical industry and known as tincture of iodine. Tincture of iodine, iodine is का mixture to solution किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। so it is a mixture of alcohol and iodine. harmful effects of drinking alcohol पे आ जाते हैं। तो काफी तो आप लोगों को आइडिया भी है कि alcohol is injurious for health. Consumption of alcohol in large quantities is injurious to health. लेकिन और क्या करता है, if ethanol is mixed with methanol and consumed, अभी methanol हमने कहाँ डाला था, अभी हमने पिछली स्लाइड्स पे डाला था डीनेचरिंग में। तो अगर डीनेचर्ड अल्कोहल कोई कंज्यूम कर ले, सो इट मे कॉज सीरियस पॉइजनिंग एंड लॉस ऑफ आई साइट, सीरियस पॉइजनिंग हो जाती है। इसीलिए मिथेनॉल डाला जाता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ताकि वो कंजम्पशन के लायक ना रहे इंडस्ट्रियल अल्कोहल। दैट इज व्हाई डीनेचरिंग इज डन विद मिथेनॉल। क्या कह रहे हैं, पॉइजनिंग हो जाती है, लॉस ऑफ आई साइट हो जाती है। फिर इट कॉजेज एडिक्शन and mixes with blood. It damages liver if taken regularly. लिवर को इफेक्ट करता है, राइट। अगर बहुत ज्यादा रेगुलर कंजम्पशन अल्कोहल का होता है तो वो लिवर को इफेक्ट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है। हायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल लीड्स टू लॉस ऑफ बॉडी कंट्रोल एंड कॉन्शियसनेस. It may even cause death. It causes lethargy, it causes stupor, it causes loss of consciousness, ठीक है। एंड हायर अमाउंट इसीलिए जो है ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज इथेनोइक एसिड। नाउ अगेन इट इज एन एसिड। सो एसिड की से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो आपको सारी इसके साथ पता होनी चाहिए। इसमें आपको एक अपर हैंड है कि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसिड के तौर पे आपने इथेनोइक एसिड को खूब सारे रिएक्शंस कराए हैं। चलिए, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। इथ 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसलिए एन, ओइक क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अकरेंस मिलता कैसे है, इट इज नोन एज विनेगर। विनेगर कॉमनली नोन एज विनेगर, राइट। विनेगर आपने कंज्यूम किया है किसमें, इटालियन आप जितना भी खाते हैं, चाइनीज खाते हैं, सॉरी नॉट इटालियन, चाइनीज जितना भी खाते हैं, विनेगर सब जगह यूज होता है। चलिए, विनेगर इज एसेंशियली डाइल्यूट सोल्यूशन of ethanoic acid in water. 5 to 8% solution of ethanoic acid in water is known as vinegar. The acid is also present in some fruit juice. In the combined form, it is also present in many perfumed oils. Ethanoic acid was first prepared in the pure state by Stahl in 1720. All right, physical properties. Ethanoic acid is colorless, viscous liquid. Boiling point इसका 391 Kelvin है. It dissolves in water. Water के अंदर soluble है. Again, why? Because of hydrogen bonding. Alcohol and ether. ये तो दोनों ही organic compounds है, इसलिए उनके अंदर तो soluble है. Water के अंदर क्यों soluble है? Because polar nature का compound है water, right? उसके अंदर क्यों soluble है? Because of hydrogen bonding. All right. Its dissolution in water takes place with the evolution of heat and decrease in volume of the solution. पानी में डिसॉल्व करने पे वॉल्यूम कम हो जाती है क्योंकि पास आ जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है, मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाती है, राइट। और हीट भी, एनर्जी भी रिलीज होती है। The melting point of ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winter. विंटर के अंदर ये फ्रीज हो जाता है at 290 Kelvin, ठीक है। और इस वजह से ये क्या चमकदार क्रिस्टल्स, आइस लाइक क्रिस्टल्स बना लेता है, चमकदार आइस लाइक क्रिस्टल्स बना लेता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स, राइट, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर, इथेनोइक एसिड जो है एसिड है, नाम ही हम बोल रहे हैं एसिड है, तो इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, यानी कि एक H+ आयन देता है, ठीक है। आपको याद है हमने पहले भी बात करी है, इसके पास हाइड्रोजन तो बहुत सारे दिखते हैं, इतने सारे, लेकिन कौन सा वाला रिलीज होता है? सिर्फ ये वाला एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? मोनोबेसिक।
Alright, it has a replaceable hydrogen atom in its COOH group. Therefore it neutralizes alkalis. Acid H plus आयन देता है, ये H plus देता है, इसलिए ये एसिड है. और जब एसिड अल्कलीज के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. चलिए आगे देखते हैं. इथेनोइक एसिड का रिएक्शन, इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट. नाउ दिस इज द सॉल्ट सोडियम इथेनोएट. देखिए इथेनोइक एसिड जब आयोनाइज होगा तो क्या देगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस. सो ये जो है इस आयन को हम बोलते हैं इथेनोएट आयन. क्या बोलते हैं, अभी अभी आप पढ़ के आए हैं इथेनोएट आयन, इथाइल इथेनोएट में. ठीक है, CH3COO माइनस जो एनायन है उसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड. दो पार्ट्स में टूटेगा, एनायन और केटायन. तो केटायन हाइड्रोजन आयन निकल गया, एनायन जो पीछे रह गया वो कहलाया इथेनोएट आयन. सो अब ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा. कौन सा, सोडियम इथेनोएट. सो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ये है, पॉजिटिव हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट सोडियम है, ये इसके साथ यहाँ पे आके कंबाइन करेगा, कंपाउंड बनाएगा CH3COONA, दैट इज सोडियम इथेनोएट, और साथ में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट हमको मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. It reacts with sodium carbonate and sodium bicarbonate with the evolution of CO2 gas. So acids, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं. सो इथेनोइक एसिड भी एक नॉर्मल एसिड है जो कि ऑर्गेनिक एसिड है, राइट. तो वो भी क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. तो इस सॉल्ट का नाम क्या है, इस सॉल्ट का नाम क्या है, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम इथेनोएट. ऑलराइट, अब चलते हैं हम एस्टर फॉर्मेशन की तरफ. एस्टर फॉर्मेशन अभी अभी हमने 5 मिनट पहले ही करा है. क्या, एसिड, फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, ये इसका भी पार्ट है. अल्कोहल में भी आपने पढ़ा, एसिड में भी आप पढ़ेंगे क्योंकि वही दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं एस्टर बनाने में. सो व्हेन ethanoic acid is heated with ethanol in presence of small quantity of concentrated sulfuric acid, ethyl ethanoate or sweet smelling ester is formed. और यहाँ पे आप देखिए वापस से ये रहा आपका इथेनोएट, ये रहा आपका इथाइल ग्रुप, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, राइट, और बनाएंगे इथाइल इथेनोएट एंड वाटर. दिस प्रोसेस ऑफ एस्टर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन. चलिए इसको हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं, यूजेस की बात करते हैं. डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 5 to 8% of ethanoic acid is called vinegar और it is used as a preservative. प्रेजर्वेटिव की तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं विनेगर को. प्योर इथेनोइक, आपने सिरका प्याज खाई होगी, वो रेड कलर की प्याज, या देखी होगी, नहीं खाई तो. सो व्हाई आर वी पुटिंग अनियंस इन दैट विनेगर. सिरका क्या होता है, विनेगर, ठीक है. क्यों डाल रहे हैं, ताकि वो प्रिजर्व हो जाए, उसके अंदर रखने से वो प्रिजर्व्ड रहते हैं, राइट. एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स अ गुड टेस्ट. प्योर इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड केमिकल रिएजेंट. सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं और केमिकल रिएजेंट रिएक्शंस कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एज सेल्यूलोज इथेनोएट it is used in making photographic films and rayon. सेल्यूलोज इथेनोएट, इथेनोइक एसिड का इस्तेमाल रेयन बनाने के लिए. रेयन क्या होता है, एक ड्रेस मटेरियल होता है. तो रेयन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है, एक ड्रेस मटेरियल बनाने के काम में आता है, जिसको आप जैसे कि आप टाइज जिस कपड़े की देखते हैं जो शाइनी सा सिल्क जैसा दिखता है, सिल्क होता नहीं है, सिल्क जैसा दिखता है, तो वो क्या है, वो किससे बन रहा है, वो मटेरियल क्या है, वो रेयन है मटेरियल, राइट. तो वो रेयन है और उसका इस्तेमाल, उसको बनाने के लिए सेल्यूलोज इथेनोएट इस्तेमाल किया जाता है. तो और उसका ऑब्वियसली सोर्स क्या है, इथेनोइक एसिड, ठीक है. सेल्यूलोज इथेनोएट इट इज यूज्ड इन मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स. तो फोटोग्राफिक फिल्म्स और रेयन बनाने के काम में आता है. इथेनोइक एसिड आल्सो फाइंड्स एप्लीकेशन इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनोन, क्लोरोइथेनोइक एसिड, इथेनोएट्स ऑफ मेटल्स एटसेट्रा. तो मेटल्स के इथेनोएट्स, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको बनाने के लिए भी काम में आता है. एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स. सो इट इज यूज्ड वाइडली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स आल्सो. तो आगे बढ़ते हैं और चलते एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, हाइड्रोलिसिस.
एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस। एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर का दो तरीके से हाइड्रोलिसिस किया जाता है। एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं। एस्टर हम यहां ले लेते हैं CH3COO C2H5। तो जब हम यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं CH3COO C2H5, हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हम, किसकी प्रेजेंस में? H+ आयन की प्रेजेंस में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है C2H5 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा और C2H5 को अलग कर देगा, और यहाँ पे वाटर जब आयनाइज होगा तो H+ और OH- बनाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COO- के साथ यहाँ से कौन आएगा? H+, वाटर से H+ आ जाएगा, और C2H5 के साथ कौन आएगा? OH- आ जाएगा। C2H5+ है तो ऑपोजिट आयन अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जिस एसिड और जिस अल्कोहल से हमने ये एस्टर बनाया था वही एसिड और अल्कोहल हमें वापस मिल जाते हैं। तो जो भी अल्कोहल और एसिड हमने ये वाला एस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, उसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब हमको वही एसिड और अल्कोहल वापस मिल जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, सो एस्टर CH3COO C2H5, अल्कलाइन यानी हम अल्कली यूज कर रहे हैं और ऑब्वियसली ये वाटर के अंदर ही सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए बॉन्ड्स किस तरीके से, पुराने बॉन्ड्स कौन से टूटेंगे और कौन से नए बॉन्ड्स बनेंगे। ऑक्सीजन हमेशा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ही लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर ही लेता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इधर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आयनिक कंपाउंड है, राइट। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे, हाइड्रोक्साइड आयन पे सॉरी, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा। अब आप कहेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो ये अल्कली ही है, अल्कली की प्रेजेंस में हो रहा है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COO- है, इसके साथ वहां से कौन आएगा, देखिए कौन आएगा, NaOH में से कौन आएगा इसके साथ, Na, ठीक। और क्या बनेगा, और देखिए यहाँ पे क्या बनता है, C2H5 था, C2H5, और OH से क्या आया, OH, यानी कि ये वो अल्कोहल है जिस अल्कोहल से एस्टर बनाया गया था। इसके अलावा हमें यहाँ पे सॉल्ट बना मिला, कौन, सोडियम का सॉल्ट मिला, कौन सा, सोडियम इथेनोएट, ठीक है, सोडियम इथेनोएट। तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल गया, वो अल्कोहल जिससे हमने ये एस्टर बनाया था वो वाला अल्कोहल मिल गया, और साथ में हमको एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिला। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जो है ये सोप फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ये सोडियम सॉल्ट जो है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर नोन एज सोप्स। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, राइट। सो ये उसको लीड करने वाली रिएक्शन है, राइट। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज saponification reaction, saponification reaction, ठीक है, इसको हम बोलते हैं saponification reaction. So alkaline hydrolysis of esters leads to soap formation, right? So this reaction is known as saponification reaction and this is acidic hydrolysis of esters. I hope आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आपको कुछ पोर्शंस दोबारा देखना है, हर एक रिएक्शन को लिखिएगा, 4-4, 5-5 बार लिखिएगा, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।